स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए प्रीलिम्स बूस्टर टेस्ट सीरीज। यह टेस्ट सीरीज नेक्स्ट आईएएस के द्वारा आयोजित किया गया था। आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी और करंट अफेयर से संबंधित 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देखिए फर्स्ट का जो राइट आंसर है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, वन का राइट आंसर है ए। आर्टिकल 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वह डिक्लेयर करता है इंडिया आल्सो नोन एज भारत, आल्सो नोन एज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो वन का जो राइट आंसर है दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया, आपको चूज करना कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। पहला कह रहा फंडामेंटल राइट आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन कैरेक्टर, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फंडामेंटल राइट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर के होते हैं। दूसरा कह रहा फंडामेंटल राइट एक्ट एज अ लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ स्टेट, यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है। फंडामेंटल राइट लिमिट करता है पावर ऑफ स्टेट को। एंड थर्ड, नो फंडामेंटल राइट एक्सप्लिसिटली एक्ट एज अ लिमिटेशन ऑन प्राइवेट इंडिविजुअल, यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो फंडामेंटल राइट है वो इनफोर्सेबल है ओनली अगेंस्ट द स्टेट, बट कुछ स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट है जो लिमिट करता है प्राइवेट इंडिविजुअल को, लिमिटेशन लगाता है प्राइवेट इंडिविजुअल को। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 17 जो है आपका एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इनके अलावा आर्टिकल 18 जो प्रोविड करता है अगेंस्ट एक्सेप्टिंग फॉरेन टाइटल। आर्टिकल 24, आर्टिकल 23 जो प्रोविड करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेवल। एंड आर्टिकल 24 या प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्री। तो ये कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो लिमिट करता है, लिमिटेशन लगाता है प्राइवेट इंडिविजुअल पे। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। सो 2 का जो राइट आंसर है दैट इज बी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है रिस्पेक्ट टू प्रीएम्बल, विद रेफरेंस टू प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। देखिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं, आइडियल मेंशन इन द प्रीएम्बल प्लेस सब्सटेंटिव लिमिटेशन ऑन द पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो आइडियल मेंशन है प्रीएम्बल में वो सब्सटेंटिव लिमिटेशन लगाता है पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। वो एनी अमेंडमेंट टू द प्रीएम्बल रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट, यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना। प्रीएम्बल को अमेंड करने के लिए रेटिफिकेशन एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट का जरूरत नहीं होता है, बल्कि जहाँ पे फेडरल फीचर होते हैं है ना, उनको अमेंड करने के लिए हाफ ऑफ द रेक्टिफिकेशन ऑफ द स्टेट की जरूरत, एटलीस्ट हाफ ऑफ द रेक्टिफिकेशन ऑफ द स्टेट की जरूरत होती है। सो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? ओनली वन करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा जा रहा, सो राइट आंसर हो जाएगा 2 ओनली। नेक्स्ट से क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, है ना। आपको यहाँ पे कुछ पेयर दिया गया, आपको चूज करना कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। पहला है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेवल, यह फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेवल, यह फंडामेंटल राइट है। दूसरा है प्रमोशन ऑफ वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यह डीपीएसपी है, हाँ यह डीपीएसपी है, यह भी करेक्टली मैच है। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक कैंपर ह्यूमनिज्म स्पीड ऑफ इंक्वायरी, यह फंडामेंटल ड्यूटी, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। सो यहाँ पे तीनों पेयर जो करेक्टली मैच है, सो राइट आंसर हो जाएगा सी, 4 का सी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है, कंसिडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विश रीट ऑफ प्रोविजन और रीट ऑफ सेरिसरी। तो प्रोविजन और सेरिसरी में कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? देखिए इन ऑप्शन में जो राइट आंसर है दैट इज डी। वाइल प्रोविजन जो होता है यह प्रिवेंटिव इन कैरेक्टर होता है, वहीं जो सेरिसरी होता है वो नेसेसरी करेक्टिव इन नेचर होता है। सो 5 राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया, आपको चूज करना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ध्यान दीजिए करेक्ट नहीं है पूछा जा रहा है। पहला कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 रिक्वायर्ड टू चेंज द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं होता है बाउंड्री ऑफ स्टेट को परिवर्तन करने के लिए। दूसरा कर रहा है पार्लियामेंट बाय लॉ कैन रिड्यूस द एरिया ऑफ द स्टेट बाय सीसीडिंग टेरिटरी ऑफ द स्टेट टू अ फॉरेन एंटिटी। पार्लियामेंट बाय लॉ नो, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता होती है ना।
to cede a territory of a state to the foreign entity। दूसरा भी इनकरेक्ट है, यहाँ पे जो है ना आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना एक्ट की आवश्यकता होगी सीड करने के लिए टेरिटरी टू फॉरेन। तीसरा कह रहा है एक्ट फॉर द चेंज इन द नेम एंड एरिया ऑफ द स्टेट आर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। स्टेटमेंट 3 जो है यह भी इनकरेक्ट है, क्योंकि यह इनकरेक्ट है। पार्लियामेंट्री पावर अंडर आर्टिकल 3 यह वाइड है बट नॉट एब्सोल्यूट है ना। और एक्ट फॉर द चेंज इन द नेम एंड एरिया ऑफ द स्टेट आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो इनका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज डी 1, 2 एंड 3। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे भी कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन आपको चूज करना यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट है रिगार्डिंग डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पहला कह रहा है दिस प्रिंसिपल आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, बिल्कुल करेक्ट है। डीपीएसपी जो है यह प्रिंसिपल फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दिस प्रिंसिपल इम्पोज लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट इनफोर्सेबल बाय रिट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आप सभी लोग जानते हैं डीपीएसपी जो है यह नॉट इनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो दूसरा हो गया इनकरेक्ट। वहीं एफआर जो है इनफोर्सेबल है बाय कोर्ट ऑफ लॉ, जिनकी एफआर इनफोर्सेबल है बाय कोर्ट ऑफ द लॉ, तो एससी और एससी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इश्यू कर सकता है अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। तीसरा कह रहा दे कैन ओवरराइड फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। दे कैन ओवरराइड फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। स्टेटमेंट 3 जो है यह भी इनकरेक्ट है ना। इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी, इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी डीपीएसपी डू नॉट ओवरराइड द फंडामेंटल राइट। तीसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वन ओनली करेक्ट है। 7 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिफ्लेक्ट द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा रिफ्लेक्ट नहीं करता सेकुलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए इन ऑप्शन में जो राइट आंसर है दैट इज डी है ना। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेदर मेंटेन आउट ऑफ द स्टेट फंड और नॉट है ना। अगर मेंटेन आउट ऑफ द स्टेट फंड होता तब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट था, विकल्प और नॉट जो दिया गया यह इसको इनकरेक्ट बनाता है। सो राइट आंसर जो होगा 8 का डी, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन व्हिच इज मेंटेन out of the state fund or whether maintain out of state fund or not। Next question number 9। Question number 9 आपसे पूछा जा रहा है which of the following statement reflect quasi federal nature of Indian Constitution। तो कौन सा स्टेटमेंट जो रिफ्लेक्ट करता क्वासी फेडरल को, आपको करेक्ट चूज करना है। देखिए पहला कर अनइक्वल डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट अंडर आर्टिकल 7 ऑफ द 7 शेड्यूल। यह स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। जो शेड्यूल 7 है यह कंकरेंट लिस्ट से संबंधित है, जिसमें पावर को डिवाइड किया गया है 3 लिस्ट में है ना, समवर्ती सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची। तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है, यह क्वासी फेडरल को रिफ्लेक्ट करता है। वहीं दूसरा का अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट इन राज्यसभा, इसका कोई लिंक नहीं है। एंड थर्ड अमेंडमेंट प्रोसेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यह भी जो है क्वासी फेडरल नेचर को दिखाता है, तीसरा भी करेक्ट है। एंड फोर्थ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यह इनकरेक्ट है क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी ऑफ फेडरलिज्म का फीचर होता है, फेडरल सिस्टम का प्रोविजन होता है। सो तो आपसे पूछा कौन सा करेक्ट कोड है, तो 1 और 3 जो है राइट आंसर होगा। 9 का जो राइट आंसर है दैट इज बी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है ना, तो आपको चूज करना कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कर रहा है प्राइवेट कंपनी परफॉर्म फंक्शन ऑफ ए पब्लिक नेचर आर ऑलवेज कंसीडर स्टेट अंडर आर्टिकल 12। यह स्टेटमेंट जो प्राइवेट कंपनी परफॉर्मिंग फंक्शन ऑफ ए पब्लिक नेचर आर ऑलवेज कंसीडर एज स्टेट, ऑलवेज है ना, यह स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है इनकरेक्ट है। Not all private companies performing function of the public nature are considered state under Article 12।
ए कंपनी इज कंसिडर स्टेट ओनली व्हेन इट वर्क एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, जब भी वह इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट की तरह काम करेगा तभी उसे कंसिडर किया जाएगा। इनके अलावा प्राइवेट कंपनीज को जो है ना ऑलवेज स्टेट कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। व्हेन इट वर्क्स एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, प्राइवेट कंपनीज वर्क एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट्स। तो पहला इनकरेक्ट। दूसरा करा अंडर आर्टिकल 12 द टर्म स्टेट इंक्लूड ऑल बॉडीज एंड एक्टिविटीज परफॉर्मिंग पब्लिक फंक्शन इन इंडिया, यह स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सो पहला इनकरेक्ट हो गया, दूसरा करेक्ट है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका दैट इज 10 का डी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट द स्टेटस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। तो राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन सा स्टेटस, राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। पहला देखिए, पहला इट इज नॉट अवेलेबल टू नॉन सिटीजन, यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट इज आल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन। इट इज फंडामेंटल राइट, पहले फंडामेंटल राइट था 42nd 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के था, इसे फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दिया गया और इसे बना दिया गया लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300 ए। सो दूसरा तो हो गया इनकरेक्ट, it is fundamental, it is not a fundamental right, instead it is a legal right under article 300A, article 300A. Term property encompass only tangible property but not intangible, यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो टर्म प्रॉपर्टी encompass करता है tangible right as well as non tangible property, है ना। And third, a person can directly move to the high court under article 226 against the violation of this right, बिल्कुल करेक्ट है। यह प्रोविजन जो है अदर देन फंडामेंटल राइट है, अदर देन फंडामेंटल राइट के तहत कोई व्यक्ति अंदर आर्टिकल 226 कोर्ट में पहुंच सकता है और हाई कोर्ट इश्यू कर सकता है रिट्स अगेंस्ट इट। सो 11 का जो राइट आंसर हो गया दैट इज डी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू राइट्स इन इंडिया, द राइट्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला कह रहा है ऑल राइट पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट, है ना। मोस्ट ऑफ द जो फंडामेंटल राइट है वो रिस्ट्रिक्शन लगाता है स्टेट पे, बट नॉट ऑल राइट पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट, तो पहला हो गया इनकरेक्ट। दूसरा कह रहा है सम राइट पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन, स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ना। तीसरा कह रहा है ऑल राइट आर प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, ऑल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, स्टेटमेंट 3 जो है यह भी इनकरेक्ट है। ऑल राइट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय स्टेट, all rights are protected by the states, so all rights are protected by the state, यह statement incorrect है। क्यों incorrect है? only the right which are fundamental, statutory or recognized by the state are protected by the state, not all right are protected by the state, ध्यान रखिएगा। all right only right which are fundamental, एक तो हो गया फंडामेंटल, statutory और रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, दे आर प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? 1 और 3 इनकरेक्ट है। सो राइट आंसर होगा 12 का सी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है सिटीजनशिप इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द पॉलिटिकल सेंस प्राइमरी सिग्निफाइड, citizenship in a constitutional and political sense primarily signified to, देखिए 13 का जो राइट आंसर है दैट इज ए फॉर्मल मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी विद रेसिप्रोकल राइट्स एंड ड्यूटीज। 13 का जो राइट आंसर है दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जाए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट डज द प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ इंप्लाई, रूल ऑफ लॉ क्या इंप्लाई करता है? पहला कह रहा है एक्सरसाइज ऑफ अ वाइड डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी बाय द गवर्नमेंट, इनकरेक्ट है, रूल ऑफ लॉ यह इंप्लाई नहीं करता है। दूसरा कह रहा है सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी ओवर द गवर्नमेंट, यह भी इनकरेक्ट है। इंडिविजुअल राइट्स आर द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिविजुअल राइट आर द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो। absence of arbitrary power, holding official accountable under the law, so correct answer जो है that is D। 14 का जो राइट आंसर है that is D। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है विद रेफरेंस टू आर्टिकल 33 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना।
पहला कह रहा आर्टिकल 33 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट फंडामेंटल राइट ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आर्टिकल 33 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट करना फंडामेंटल राइट्स जो भी मेंबर्स है आर्म फोर्सेस का। दूसरा कह रहा पावर अंडर आर्टिकल 33 कैन एक्सरसाइज ओनली ड्यूरिंग अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल स्टेटमेंट 2 पावर अंडर आर्टिकल 33 कैन बी एक्सरसाइज ओनली ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी। यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना। सो राइट आंसर जो होगा 15 का दैट इज 1 ओनली। आर्टिकल 33 is not an emergency provision. It operates independently at all times, है ना। तो यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। only during a proclamation emergency यह इनकरेक्ट है। यह ऑपरेट करता है all times में। क्वेश्चन नंबर 16 consider the following statement about directive principle of state policy। पहला करा आर्टिकल 33 आर्टिकल 37 provide the state freedom to make directive principle of state policy justiciable और non justiciable। देखिए स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ना। आर्टिकल 37 जो है प्रोवाइड करता है स्टेट को फ्रीडम टू मेक डीपीएसपी जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल। दूसरा करा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एट द कोर्ट इन असेसिंग एंड डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉ। स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ना। सो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 16 का डी। बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको चूज करना यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला कह रहा आर्टिकल 19 वाज अमेंडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1951 तो इस आर्टिकल 19 को अमेंड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत। दूसरा कर रहा है आर्टिकल 19 प्रोवाइड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू ऑल पर्सन। यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आप सभी लोग जानते हैं तो फंडामेंटल राइट जो है उसमें प्रोविजन है कुछ फंडामेंटल राइट जो है वो अवेलेबल है ओनली फॉर द सिटीजन दैट इज 15, 16, 19, 29 और 30। यह फंडामेंटल राइट ऐसा है जो केवल अवेलेबल है ओनली फॉर द इंडियन सिटीजन नॉट फॉर ऑल। सो आर्टिकल 39 इज अ पार्ट ऑफ दिस। सो यह जो है एक्सप्रेस ऑल पर्सन के लिए नहीं है बल्कि केवल इंडियंस के लिए है। आर्टिकल 19 कैन नॉट बी अमेंडेड आफ्टर द केशव नंदा भारती केस एज इट फॉर्म द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेटमेंट 3 भी इनकरेक्ट है ना। आर्टिकल 19 कैन नॉट बी अमेंडेड, इट कैन बी अमेंडेड। सो यहाँ पे आपसे कौन सा करेक्ट है तो ओनली वन करेक्ट है। 17 का जो राइट आंसर होगा दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर द इसेंशियल फॉर द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो कौन सा फीचर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए इसेंशियल है। देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज यूनिवर्सल एडल्ट एंड फ्रेंचाइज। तो पहला तो दूसरा तो करेक्ट हो गया है ना। वही सिंगल सिटीजनशिप या जो है ना या प्रोविजन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फीचर नहीं होता है। वही जो सिंगल सिटीजनशिप या यूनिटरी फीचर होता है ना कि डेमोक्रेट फ्री एंड फेयर इलेक्शन यह भी बिल्कुल करेक्ट है। फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन यह भी फीचर होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। वहीं स्टेटमेंट 4 जो है एक कमिटेड जुडिशरी या कमिटेड जुडिशरी जो है यह इसेंशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फीचर नहीं होता। 4 हो गया इनकरेक्ट। कमिटेड जुडिशरी कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता राइट ऑफ सिटीजन है ना एंड इट इज आल्सो नॉट इसेंशियल फॉर द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तीसरा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन established by the constitution। देखिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको सही टिक मारते बट ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
इलेक्शन कमीशन का जो टास्क होता है वह इंश्योर करना फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन ए डेमोक्रेसी। और और यह जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनली सोर्स होता है, नॉट इन नॉट इन इसेंशियल कंडीशन फॉर द डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना। तो मेनली जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशनर जो या कॉन्स्टिट्यूशनली सोर्स होता है, तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए इसेंशियल फीचर नहीं कहा जा सकता है। सो पांचवा भी इनकरेक्ट हो गया। तो राइट आंसर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन कौन फीचर हो गया, एक तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दूसरा हो गया फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सो राइट आंसर हो 18 का, दैट इज ए ओनली। ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, आपको चूज करना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला कह रहा इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो एक्ट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और वहीं इंडिया में प्रोविजन आर्टिकल 74 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पर स्टिल जो बाउंड है टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे पे निर्भर रहता है। यह स्टेटमेंट करेक्ट है। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होता है। थर्ड है इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव हैज द फिक्स्ड टेन्योर एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द लेजिस्लेचर। स्टेटमेंट 3 जो है इनकरेक्ट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव स्टे रहता है पावर ओनली सो लॉन्ग एज इट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ लोअर हाउसेस। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव हैज अ फिक्स्ड टेन्योर कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द लेजिस्लेचर। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ओनली टू स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर है डी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। कमिटी दिया गया, उनके चेयरपर्सन दिया गया, आपको चूज करना कौन सा करेक्टली मैच है। पहला ड्राफ्टिंग कमेटी, उनके चेयरपर्सन भीमराव अम्बेडकर थे, बिल्कुल करेक्ट है। स्टीयरिंग कमेटी का जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, यह इनकरेक्ट है। इंस्टेड जो थे राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी का जो थे राजेंद्र प्रसाद चेयरपर्सन थे। तीसरा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, बल्कि जवाहरलाल नेहरू थे, JL नेहरू। तीसरा भी इनकरेक्ट हो गया। चौथा एडवाइजरी कमेटी वन फंडामेंटल राइट। एडवाइजरी कमेटी वन फंडामेंटल राइट, इसका जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, न कि राजेंद्र प्रसाद थे। आंसर हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कौन सा करेक्टली मैच है, तो ओनली वन पेयर करेक्ट है। सो राइट आंसर हो 20 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा जा रहा है डैश डैश एंड डैश आर द रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25। देखिए पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मॉरलिटी, है ना, या रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25। सो 21 का जो राइट आंसर है दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको चूज करना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट इंश्राइंड जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला कर रहा है कल्चरल राइट अंडर आर्टिकल 19 आर अवेलेबल टू बोथ लिंग्विस्टिक एज वेल एज रिलीजियस माइनॉरिटी। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आर्टिकल 9 प्रोवाइड करता है दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट having distinct language, script or culture shall have right to conserve the same। सो पहला तो करेक्ट हो गया। दूसरा कर रहा है राइट टू कंजर्व वन लैंग्वेज इंक्लूड राइट टू एजिटेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज। यह भी स्टेटमेंट जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। सो राइट आंसर हो गया 22 का सी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है
Which of the following statement is are correct with respect to Article 27 of the Indian Constitution? Article 27 से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? 23 में देखिए पहला स्टेटमेंट जो है, इट कंप्लीटली प्रोहिबिट यूज ऑफ द स्टेट फंड टू सपोर्ट एनी रिलीजन, यह इनकरेक्ट है। इट कंप्लीटली प्रोहिबिट द यूज ऑफ स्टेट फंड टू सपोर्ट एनी रिलीजन, टू सपोर्ट एनी रिलीजन। दूसरा का इट प्रोहिबिट compulsory taxation of people for the promotion or maintenance of particular religion. It prohibit compulsory taxation the people for the promotion or maintenance of particular religion. यह भी दूसरा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। यह प्रोहिबिट करता है कंपल्सरी टैक्सेशन ऑफ पीपल फॉर प्रमोशन मेंटेनेंस ऑफ पार्टिकुलर रिलीजन, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इट डज नॉट अप्लाई टू नॉन सिटीजन, यह भी करेक्ट हो गया। सो 23 का जो राइट आंसर हो गया दैट इज बी। Question number 24. Consider the following. How many of the following are protected under right to life and personal liberty? Article 21 में जो right to life and personal liberty है, उनके तहत कौन सा protected है? देखिए पहला है right to education, बिल्कुल करेक्ट है। And right to shelter, right to education करेक्ट है। Right to shelter यह भी करेक्ट है। राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री, यह भी आर्टिकल 21 के तहत प्रोविजन है, करेक्ट है। एंड नेक्स्ट हमारा राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, तो ये आर्टिकल 19 का पार्ट है। सो 24 का जो राइट आंसर होगा दैट इज सी, ओनली 3। दैट्स क्वेश्चन नंबर 25। अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्टिव इंक्लूडेड इन पार्ट 4 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंट सर्टेन डायरेक्टिव इन अदर पार्ट्स, है ना। 36 से 51 को छोड़ करके, है ना, कुछ अदर प्लेसेस भी है जहाँ पे सर्टेन डायरेक्टिव है, तो आपको चूज करना है। दीज आर प्राइमरी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे रिलेटेड है? तो इंटरनेशनल रिलेशन एंड पीस, ये तो आर्टिकल 51 का पार्ट, प्रमोशन विद इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, लेवल वेलफेयर, यह भी आर्टिकल 36 से 51 का पार्ट है। जब लीगल एड टू द पीपल, यह भी राइट आंसर जो 25 का दैट इज सी, है ना। डायरेक्टिव जो आउटसाइड है पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक तो है डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, है ना, आर्टिकल 351। दूसरा इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग और इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो राइट आंसर जो 25 का सी। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन फॉर द वेलफेयर ऑफ एससी एंड एसटी, चूज करना कौन सा करेक्ट आंसर है। पहला है फंडामेंटल राइट, बिल्कुल करेक्ट है, स्पेशली आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 16, 4, 17, 23 एंड 24, है ना, यह मेनली प्रोविजन है रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ एससी एंड एसटी। दूसरा है डीपीएसपी, आर्टिकल 46, है ना, डायरेक्ट करता है स्टेट को प्रमोट द एजुकेशनल एंड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एंड एसटी, तो दूसरा भी करेक्ट हो गया। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल आउटसाइड, आर्टिकल 335, आर्टिकल 335, है ना, यह स्टेट करता क्लेम ऑफ एससी एंड एसटी शैल बी टेकन इनटू अकाउंट इन मेकिंग अपॉइंटमेंट टू द सर्विसेज, तीसरा भी करेक्ट हो गया। और पार्ट 9 दैट इज पंचायत, यह मैंडेट करता रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द एससी एसटी इन द पंचायत इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। सो 1, 2, 3 एंड 4 चारों यहाँ पे करेक्ट है, राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 27। With reference to political geographical extent of India, consider the following territory, है ना। और क्वेश्चन करा how many above can be considered as the territory of India under Article 1, तो आर्टिकल 1 के तहत कौन किसे टेरिटरी कंसिडर किया जाएगा। पहला एनक्लेव ऑफ फॉरेन नेशन इन इंडिया, इनकरेक्ट है। दूसरा हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, देखिए जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, एज पर यू एनक्लोज आर द इंटरनेशनल वाटर एंड नॉट a territory of any state, सो दूसरा भी हो गया इनकरेक्ट। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यह करेक्ट हो गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये जो है ना हाईली रेगुलेटेड होता है इंडियन स्टेट के द्वारा, सो राइट आंसर होगा 27 का
कौन सा कह रहा है? दैट इज राइट आंसर होगा ओनली वन, दैट इज 8। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसीडर्ड एज रीजन फॉर मेकिंग डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। इसको रीजन नहीं कंसीडर किया जा सकता है फॉर मेकिंग डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल। देखिए पहला कर रहा है, स्टेट्स में लेक फाइनेंशियल रिसोर्स टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी। दूसरा कह रहा है, जुडिशरी में मिसयूज दिस टू क्रिएट एडिशनल कॉन्स्टेंट टू फॉर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 जो है ना करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट 3, द इमेंस डाइवर्सिटी ऑफ नेशन मेड इट डिफिकल्ट फॉर द नेशन टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी यूनिफॉर्मली। यह करेक्ट हो गया। एंड द स्टेट में लेक फाइनेंशियल रिसोर्स टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी। तो यह भी स्टेटमेंट, स्टेट में लेक फाइनेंशियल रिसोर्सेस टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी। देखिए जो लेक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स है, जो फ्रेमर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भीमराव अंबेडकर और बी एन राव, यह रिकॉग्नाइज है जो न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया है डिड नॉट हैव एनी ट्रेजरी टू प्रोवाइड इमीडिएट सोशियो इकोनॉमिक राइट। सो स्टेटमेंट इज अ करेक्ट, स्टेट में लेक फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो आपसे पूछा कौन सा कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसीडर्ड रीजन फॉर मेकिंग डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल। तो राइट आंसर हो गया आपका ओनली वन, दैट इज 2 नंबर। सो राइट आंसर होगा 28 का ए। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 स्टेट दिया गया और डिस्क्रिप्शन दिया गया, आपको चूज करना कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। देखिए पहला, सिक्किम बिकम द स्टेट ऑफ इंडिया बाय द 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बिल्कुल करेक्ट है। सिक्किम जो है स्टेट ऑफ इंडिया बना 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, पहले से प्रोटेक्टेड स्टेट बनाया गया था। 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 के तहत, उसके बाद 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत इसे क्वेश्चन नंबर फिर गोवा बिकम द यूनियन टेरिटरी बाय द 12 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यह भी करेक्ट है। 12 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 के तहत इसे बनाया गया। एंड दादर एंड नगर हवेली बिकम द यूनियन टेरिटरी बाय द 10 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखिए 10 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 के तहत से यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो यह भी करेक्ट है। तो यहाँ पे तीनों करेक्ट है। 29 का जो राइट आंसर हो गया दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 30, कोई अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिटी। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिटी का कौन मेंबर नहीं थे? तो इन ऑप्शन में जो राइट आंसर हो गया आपका दैट इज डी, जगत नारायण लाल। देखिए स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन आल्सो नोन एज फजल अली कमीशन, इसको एस्टैब्लिश किया गया था दिसंबर 1953 में 1953 में। तो और इसको जो सेटअप किया गया था, रिकमेंडेड रिगार्डिंग द रिड्रॉइंग ऑफ द स्टेट बाउंड्रीज, इसको चेयर किया गया था जस्टिस फजल अली के द्वारा। और उसके बाद इसके जो मेंबर थे के एम पनिकर और एच एन कुंजरो थे। सो राइट आंसर हो गया आपका दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर 31, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कह रहा सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू एडमिट रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 अंडर एनी सर्कमस्टेंस। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू एडमिट रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। देखिए स्टेटमेंट 1 जो है ना करेक्ट नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज एन आर्टिकल 32 petition if it is a malicious, delay, and infractious or involves suppression or misinterpretation of the fact. दूसरा कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिनाई एक्सरसाइज ऑफ जुरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 32 एट इट डिस्क्रिशन। स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है। जो जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का अंदर आर्टिकल 32 इज मैंडेटरी, नॉट डिस्क्रिशनरी। सो यहाँ पे जो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दैट इज डी। पहला तो इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। Question number 32, which of the following statement can be considered as the main feature of the equal protection of equality before the law, equal protection of the equal protection of law से related question पूछा जा रहा है। पहला कर रहा है equality of treatment is comparable situation including both the privilege
granted and the responsibility imposed by law. तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा का इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय द ऑर्डिनरी या इक्वालिटी बिफोर द लॉ का नाम के इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। दूसरा हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट नहीं है। तीसरा कह रहा है नो पर्सन इरेस्पेक्टिव स्टेट इज अबव द लॉ, यह भी इनकरेक्ट है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ का। एंड फोर्थ, सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉ वन द पीपल हु आर सब्सटेंशियली इन सिमिलर सर्कमस्टेंस कंडीशन, यह बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 4 बिल्कुल करेक्ट है। सो 1 और 4 करेक्ट है। राइट आंसर हो गया आपका दैट इज सी, 32 का सी। क्वेश्चन नंबर 33, आंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टिकल 31C, है ना। 31C से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला कह एनी लॉ मेड टू गिव इफेक्ट टू द पॉलिसी ऑफ स्टेट टुवर्ड्स securing principle specified clause B or the clause C of article 39 shall not be deemed to be void for the violation of article 14, 19 or 20, 21। देखिए आर्टिकल 31C प्रोवाइड करता प्रोटेक्शन टू द सर्टेन लॉज फ्रॉम बीइंग चैलेंज ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेटिंग आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच। इट डज नॉट प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, डज नॉट प्रोवाइड। सो 21 जो है इनको इनकरेक्ट बना देता है। सो 1 वाला इनकरेक्ट हो गया। दूसरा आर्टिकल 31C वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखिए आर्टिकल 31C जो है यह भी इनकरेक्ट है, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत। सो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा 34 का 33 का डी। क्वेश्चन नंबर 34, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और आपको चूज करना है। यहाँ पे हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन है वो ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू आर्म रिबेलियन। तो जो कॉन्सिक्वेंस होगा नेशनल इमरजेंसी का आर्म रिबेलियन के कारण इंडिया में क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। देखिए यह क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि यह न्यूज में भी है। 12 जून 1975 मार्क द 15th anniversary of the incident when the Allahabad High Court invalidated Indira Gandhi 1971 election in Indira Nehru Gandhi versus Sri Raj Narayan case 1975, जिसके कारण नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया 25 जून 1975 दैट कंटिन्यू टिल मार्च 1977। देखिए पहला कर रहा है एबोलिशन ऑफ प्रेस काउंसिल इन इंडिया। इनके अलावा स्टेटमेंट 4 कर रहा है सस्पेंशन ऑफ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यह तो इनकरेक्ट है। इनके अलावा बैन ऑन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुपिंग और एप्रीहेंशन और डिस्टर्बेंस, यह भी इनकरेक्ट है। एंड थर्ड, सेंटर अटेन पावर टू इश्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। एबोलिशमेंट ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, यह भी इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ओनली 2 करेक्ट है। जो कॉन्सिक्वेंस होगा नेशनल इमरजेंसी का इम्पोज ड्यू टू आर्म, सो राइट आंसर हो जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 35, Question 35, which of the following fundamental duties directly correlate with one of the directive principle of state policy under Part 4 of the Constitution? तो कौन सा correlate करता है? तो राइट आंसर होगा आपका 35 का बी, टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, है ना। यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो correlate करता है फंडामेंटल ड्यूटीज से। क्वेश्चन नंबर 36, with reference to Government of India Act 1935 consider following statement। तो आपको चूज करना कौन सा करेक्ट है। देखिए पहला कारण इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर, यह इनकरेक्ट है क्योंकि जो एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था डीआरकी एट द सेंटर, द एक्ट इंट्रोड्यूस डीआरकी एट द सेंटर, अंडर दिस सिस्टम जो फेडरल सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया था 2 कैटेगरी में, एक रिजर्व था दूसरा ट्रांसफर सब्जेक्ट था। रिजर्व सब्जेक्ट में
इंक्लूड किया गया डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर। तो डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर, यह इनकरेक्ट है। तो पहला करेक्ट है, सो राइट आंसर होगा दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा जा रहा है, एन इंडियन सिटीजन हु वॉलंटरी acquired foreign citizenship automatically loses his Indian nationality. This this does not apply. एंड जो इंडियन सिटीजन है जो वॉलंटरी एक्वायर करता है फॉरेन सिटीजनशिप, उनका सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली लूज हो सकता है। तो यह कौन सा कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है? तो राइट आंसर है, इफ ए पर्सन वॉलंटरी एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ एनी कंट्री ड्यूरिंग द बार। 37 का जो राइट आंसर हो गया दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 38। Which of the following act mark the beginning of the representative institution by associating Indians with the law-making process, nominating them to the legislative council? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इट इज आल्सो नोन एज this act is known for the this act marked for the beginning of the representative institution by associating Indians। 38 का राइट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग करेंट अफेयर के स्पेशल सीरीज में इसको कवर करेंगे। अभी हम लोग जितने भी स्टैटिक पार्ट थे पॉलिटी से संबंधित सारे को यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। करेंट अफेयर का हम लोग स्पेशल सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसके तहत केवल करेंट अफेयर उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे हम सारे प्रीलिम्स को स्टैटिक सीरीज कराने वाले हैं। धन्यवाद।